मुआशरे के जराइम बढ़ने में कभी कभी शरीफ और कानून पसंद शहरियों का भी हाथ होता है। ऐसा वो जानबूझ कर तो नहीं करते, लेकिन अनजाने में या गैर मोहतात रहकर ऐसा कुछ हो ही जाता है। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे दूसरों की हमदर्दियां समेट कर इनसे लूट मार करने वाले पेशावर भिखारियों के बहरूप की कहानी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खुद को दूसरों का मददगार जाहिर करके इनसे लूट मार करने वाले साहिवाल गैंग की दास्तान, और ये भी बताएंगे कि पुलिस ने साहिवाल गैंग और भिखारियों के इस नेटवर्क पर कैसे हाथ डाला। वफाकी दारुल हुकूमत की मॉडल पुलिस और इंतजामिया ने मुआशरे के ऐसे ही नासूरों के खिलाफ घेरा ऐसा तंग किया कि इनके नेटवर्क की कमर ही तोड़ दी। ये पेशावर भिखारी अवाम की जेबों पर हाथ साफ करके कैसे ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस्लामाबाद की गलियां, चौराहे, सड़कें, सिग्नल्स, मसाजिद और तिजारती मराकज़, इनमें आपको जगह जगह नजर आएंगे ये भिखारी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, खवातीन और हट्टे कट्टे मर्द अक्सर अपनी मजबूरियों का रोना रोकर लोगों से भीख लेते हैं। इनमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो या तो इनके वास्तों का शिकार हो जाते हैं या फिर इन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि जान छुड़ाने के लिए पैसे दिए बिना कोई चारा नहीं होता। फटे पुराने लिबास और छोटे छोटे बच्चों को तपती धूप में उठाए ये औरतें और खुद ये बच्चे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके भीख तो मांग लेते हैं, मगर भीख देने वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि जिनकी ये मदद करने जा रहे हैं ये लोग इसके मुस्तहिक हैं भी या नहीं। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस ने एक मुश्तरका लाएअमल तैयार किया, जिसमें इन हट्टे कट्टे पेशावर गदागरों के रहन सहन और इनकी हिकमत अमली की निगरानी का फैसला किया गया। इस्लामाबाद के अंदर बेगर्स का जो है वो बढ़ता जा रहा था, हमें बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ कि ट्रांसजेंडर्स भी इसकी तरफ जा रहे हैं, बच्चे, छोटे बच्चों को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लोग जो है जो कि नामाजूर हैं और वो प्रोफेशनल तौर पे इधर आना शुरू हो गए। इसके ऊपर पहले तो हम इनको जितना हम टॉलरेट कर सकते थे टॉलरेट करके इन पे एक्शन करते रहे। बेगर्स के हमने तरीका जो इनका है अपडेट करने का, उस पर गौर खोज किया। इनके जितने फिगर्स हैं, गिरफ्तारियां और इन कहाँ से आते हैं, उस चीज़ को एनालाइज़ किया तो हमें ये बात समझ में आई कि एक ख़ास इलाक़ों से कुछ लोग बड़े शहरों में आके वो रहते हैं, उनके मसाफ़ात में अपनी झुग्गियाँ बनाते हैं और वहाँ से अपने बीवी और बच्चों को सड़कों पे आके छोड़ते हैं और शाम को लेके जाते हैं। तो बस इस फार्मूले के तहत हमने अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस की। फिर हमने देखा कि नहीं, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके वकील भी हैं जो इनके लिए केसेस लड़ते हैं और ये अपनी अगर इनको अरेस्ट करवाएं तो ये बेल भी अपनी करवा लेते हैं, बेल की जितनी छोटी होती है वो भी जमा करवा लेते हैं। तो उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद पुलिस ने एक पूरा एक यूनिट बनाया एडिशनल एसपी साहब की निगरानी में। तो उसमें हमने बच्चों को पहले हम पकड़ के हम तो छोड़ते थे ईदी सेंटर में, तो ईदी सेंटर से वो शाम को ही वालिदैन आके ले जाते थे। अब हमने ये किया कि उनके वालिदैन को ट्रेस किया और उनके ख़िलाफ़ बच्चों से जबरी मशक्क़त लेने के कानून के तहत कार्रवाई की, तो उसके ये असरात सामने आए। और उसमें हमने पॉलिसी ये बनाई कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम दे देते हैं होम स्वीट्स वालों को या ईदी वालों को, और उनके पीछे जो बड़े आते हैं हम उनके ख़िलाफ़ पर्चा देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, छोटे बच्चों को तो विक्टिम बना के सामने रख दिया जाता है। अगर हम उनको पकड़ेंगे तो उनको तो हम जेल नहीं भेज सकेंगे, और ये आके उनको लेके जाते थे। तो उनको क्योंकि विक्टिम बनाया जा रहा है तो उनके ऊपर अबैटमेंट का, कॉन्स्पिरेसी वगैरह का, इस तरह के चार्जेस लगा के कि ये बाकायदा साजिश के तहत बच्चों को आगे भेजते हैं और इस बुरे काम में इन्वॉल्व करें, उनको हमने पकड़ना शुरू किया। पुलिस और इंतजामिया ने इन पेशावर गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया तो कड़ियों से कड़ियां मिलती चली गईं और इन भिखारियों के हकायक सामने आने लगे। कैसे कैसे हकायक सामने आए, आइए आपको दिखाते हैं। हुकाम के मुताबिक अपने आप को फाका कशी पर मजबूर और हालात के सताए साबित करने के लिए मुख्तलिफ भेस और हुलिये बदलने वाले ये गदागर वो नहीं जो मुआशरे को दिखाया जाता है।
ये एक नेटवर्क है जो बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पुलिस ने मुख्तलिफ तरीकों से इनकी खुफिया निगरानी के साथ साथ हिरासत में लिए गए गदागरों से तहकीकात शुरू की तो अहम इंकशाफात सामने आने लगे। जो ये मज़दूर और बूढ़े लोग हैं वो मोस्टली तो इंडिविजुअली वो अपना बैगिंग करते हैं, और लेकिन जो बच्चों और औरतों से जो मशक्क़त करा के बैगिंग कराते हैं ये लोग वो हैं कि जिनसे निजात ज़रूरी थी। तो हमने ज़्यादा इन पे फोकस किया जो अपनी औरतों और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद अपनी झुग्गियों में एसी और कूलर्स और डिश एंटेना की फैसिलिटीज़ लगा के धूप से भी महफूज रहते हैं, आराम करते हैं और रात को ताशबाजी करते हैं और अयाशी में रहते हैं और बच्चों और औरतों से मशक्क़त लेते हैं। तो उनको चूँकि पता था कि ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे बच्चे इस्तेमाल होते हैं और बच्चे जो हैं वो उनको कोई भी नहीं पकड़ेगा, पकड़ेंगे भी तो वो शाम को छोड़ देंगे। तो हमने फिर इनके ख़िलाफ़ ये हिकमत अमली इख्तियार की कि हम इनको पकड़ें जो अपने बच्चों और औरतों को जबरी मशक्क़त करा रहे हैं और उनसे बैगिंग करवा रहे हैं। ये लोगों के इंडिविजुअल एक्ट्स हैं। असल में जो जितना डाटा हमने इकट्ठा किया और उसके ऊपर काम किया, उसको एनालाइज़ किया, उसमें ये बात सामने आई है कि ये गुजरांवाला और सियालकोट इनके मज़ाफ़ात से एक ख़ास किस्म की कौम के बंदे हैं जिनका मैं नाम ऑन एयर नहीं लेना चाहता। वो आके तो मुख्तलिफ़ जगहों पे झुग्गियाँ बनाई हैं उन्होंने तमाम बड़े शहरों के मसफ़ात में, वो कोई थोड़े नहीं हैं। तो इस्लामाबाद में हमने उनकी 11 जो इस तरह की रिहाइशें हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, जिनके पीछे हम उनकी रिहाइशों पे गए। कि जब हमें बच्चों ने बताया कि औरतों ने बताया कि हमारे वालिद का ये नाम है और वो तो वहाँ रहता है, तो फिर हमने वो इस तरीके से आइडेंटिफाई की और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो तब हमें ये रिज़ल्ट्स मिले हैं। ये सारे ही जो है ये कलेक्टिवली जो एक एक आबादी में रहते हैं वो सारे बैगर्स हैं। और यानी आप चाहेंगे तो मैं आपको साथ भी ले जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसका मर्द अपने बीवी या बच्चों को मशक्क़त ना कराता हो। बैगर्स को तो पकड़ना भी आसान होता है, बच्चों को पकड़ने के दौरान हादसा पेश आने के बहुत चांसेस होते हैं कि वो रैंडमली भाग के, तो गाड़ियाँ तो चल रही होती हैं, हाईवेज़ हैं, सड़कें हैं, वो क्रॉस करते हैं पुलिस से बचने के लिए। तो हमने अब जब उनके पेरेंट्स, जो भी पेरेंट अपने बच्चे को या अपनी बीवी को या अपनी बहन को मशक्क़त के लिए भेज रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रहे हैं। बेसिकली इसमें 3 किस्म के टीम्स हैं जो काम कर रही। एक तो वो लोग हैं जो अफ़गानी टाइप लोग होते हैं, या आप उनको कह सकते हैं वेगा बॉन्ड्स टाइप। वो आते हैं इधर झुग्गियों में आते हैं, ग्रीन एरियाज़ में आके बैठ जाते हैं सीज़न वाइज, और वहाँ से वो निकलते हैं, वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। एक तो वो लोग हैं, उनको फिर हम रिमूव करते हैं, लेकिन वो क्योंकि झुग्गियों में रहते हैं वो एक ह्यूमन राइट्स का एंगल बन जाता है। फिर सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं कि जी आप झुग्गियों वाले गरीब लोगों को क्यों छेड़ रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि यार वो उसकी वजह से ये न्यूसेंस भी क्रिएट होती है। एक ये टीम है। एक वो टीम है जो बाकायदा एक नेटवर्क है जो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। वो ज़्यादातर सुहान के एरिया में रहते हैं, या मेहराबादी के एरिया में रहते हैं, या गोलड़ा के एरिया में रहते हैं। ये 3 एरियाज़ हैं। इन 3 एरियाज़ में रहते हैं और वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके गाड़ियाँ रेंट पे लेते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। हर इशारे के ऊपर बंदों को छोड़ते हैं, इशारों के ऊपर बंदों को बिठाते हैं और हर फिर इशारे का वो कमीशन भी लेते हैं। वो लोअर लेवल के ऊपर हर इशारे पे खड़े होने पे या किसी ऐसी जगह पे खड़े होने के पैसे भी देते हैं। ये दूसरी किस्म के लोग हैं जिनको हमने बाकायदा सख्ती से इस पे हाथ डाला हुआ है। तीसरी वो किस्म के लोग हैं कि जो वाकई ही गरीब हैं, मजबूर हैं और वो प्रोफेशनल नहीं है, माजूरी है उनको, घर में कोई फौतगी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, बाजू टूट गई और कोई ज़रिया नहीं है, और वो फिर यहाँ पर अपना ये काम करते हैं। उनके ऊपर भी हम इतनी सख्ती नहीं करते। लेकिन ये जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, कहीं चकवाल से आ गया, कोई सरगोदा से आ गया, कोई लाहौर से आ गए, अटक से आ गए, ये सारे आते हैं, इधर रहते हैं, साल 2-2 साल लगाते हैं, फिर चेहरे बदलते हैं और शहरों में चले जाते हैं। ये नेटवर्क है जिसके पीछे हम काम कर रहे हैं। इस एक्शन के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सबसे पहले इस नेटवर्क को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए हिकमत अमली तैयार की। इन पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बाद इन्हें सजाएं दिलवाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया, तो इन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया,
जरा सुनिए इन्हीं की जुबानी। हम इस तरह करते हैं, 7 बच्चे होते हैं, बीवी होती हैं, वो इस्लामाबाद मुख्तलिफ जगहों पे वो भीख मंगवाते बच्चों से ताकि बच्चों का और घर का गुजारा चल सके। हम इस चीज़ का कबाले जुर्म करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा के बाद हम खुद कमाएंगे और अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे। तो इस हालात में, इस दौर में कि जो हम कमाते थे दिन में तकरीबन 1000-1200 रुपये हो जाता, जिसका पूरे दिन में वो रोटी पानी चल जाता था। मेरे 2 बच्चे ने, एक बीवी एक आप। तकरीबन सुबह 8-9 बजे घरों निकलने, शामी 5-6 बजे घर आने। कदे खानापुर जाके बह जाने, कदे किधरे टुर जाने, कदे इस्लामाबाद आ जाने, कदे फैजाबाद। इसी तरह सर मुख्तलिफ जगह देते अपना काम करने सर। बीवी बच्चियों को इस्लामाबाद लेकर जाते हैं, फैजाबाद ले जाते हैं, त्रामड़िया ले जाते हैं, इधर मुख्तलिफ शहरों पे मार्केटों पे ले जाते हैं और गरीब बनते हैं। लिहाजा जो कुछ भी गलती है या नहीं है बाकायदा से नहीं होएगी। बच्चों को छोड़ते सी मार्केटों पे, दिहाड़ी 500-400 रुपया कमाते सी और खुद बनाकर रुपया 700-800 रुपया घर पे शाम तक क्लियर हो जाता था। बच्चों को छोड़ देते हैं मुख्तलिफ, कोई इशारे पे छोड़ देता है, कोई मार्केट में छोड़ देता है, कोई त्रामड़ी ले जाता है, कोई फैजाबाद, कोई खानापुर, इस तरह के मुख्तलिफ सुपर मार्केट ले जाते हैं, जना सुपर ले जाते हैं। इस तरह लेके बच्चों को, बीवी को गुजारा करते हैं। भिखारियों का एक तो ऐसा तबका है जो लोगों को मजबूर करता है अपनी जेब हल्की करने पर, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क भी है जो न सिर्फ भेस बदल कर मांगता है बल्कि जरूरत पड़ने पर डरा धमकाकर भारी रकम ऐंठ भी लेता है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक ऐसा गिरोह भी पकड़ा जो एक मंसूबाबंदी के तहत मुख्तलिफ शाहराहों पर भीख के नाम पर लूट मार भी करता है। ये भी तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं, तुम्हारे इलाके के। तुम किधर के रहने वाले हो? तुम किधर के रहने वाले हो? पाकपतन के। तीनों तुम पाकपतन के रहने वाले हो। तुम इनको सुबह गाड़ी क्यों भगाई तुमने? ये लोगों को किस तरह भीख मांगते हैं? क्या चीज है? ईंटें मार के डरा के लोगों के लिए भीख मांगते हैं। तुम ये मुंह पे काला क्यों मलते हो? मैं इन्हें सुबह पिक कर लेता हूँ, जहाँ पे ये कहते हैं वहाँ उतार देता हूँ। शाम को ये मुझे फ़ोन करते हैं वापसी, फिर मैं उन्हें उठा के इनके घर पर उतार देता हूँ। तो पैसे जो इनको पास होते हैं उनमें से जो यानी परसेंटेज के हिसाब से फिर मुझे दे देते हैं शाम को। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, प्यो का नाम अख्तर हुसैन है। पाकपतन दा मैं रहिशियाँ 12 को असी पखियाँ लाई हुई ने, भीख मांगने बचपन से पेश है। बाप दादा ये काम करता है और ये टैक्सी ड्राइवर है। ये शहरों पर कल हमें 20-12 पर उतारा था और शहरों पर हमें पिक करता है, उतार देता है, फिर हम फ़ोन करते हैं, ये हमें आकर उठा लेता है। जब हमें 1000-1200 रुपया बन जाता है हम चले जाते हैं। बेस बदला कर मांगते हैं, ऐसे को किरायत नहीं देता। बन जाता है 1000-1200-1500। इस नेटवर्क पर हाथ डालने के बाद पुलिस और इंतजामिया का टास्क था शहरी इक़्तिदार में इस लानत का मुकम्मल खात्मा, जिसके लिए अवाम के ताउन की अपील भी की गई। मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी ये प्रोफेशनल बैगर्स का एक बड़ा इशू है, रहा है और अब भी है। और अब ये न्यूसेंस इसलिए बनता जा रहा है कि ये गाड़ियों के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और ख़वातीन की ये भी न्यूसेंस है और एक ऐसा हिरासमेंट भी है। इस पर पहले भी बहुत काम हुआ, लेकिन अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके रूट कॉजेज़ तक जाया जाए और जो पीछे जो माफियाज़ हैं जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, इनको लाते हैं, उन तक पहुंचा जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम ने बड़ा अच्छा ये काम किया है कि उन माफियाज़ पे हाथ डाला है, उनको अरेस्ट किया है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो इस्लामाबाद में बहुत कमी आई है। ख़त्म नहीं हो गया, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। हम इंशाल्लाह एक्शन लेते रहेंगे, इनको डिस्करेज करते रहेंगे ताकि ये इस्लामाबाद से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। ये हम अकेले नहीं कर सकेंगे, अवाम ने इसमें हमारे साथ तावन करना है, आप सब ने तावन करना है। जब आप इनको इनकरेज करेंगे, आप इनको कुछ देंगे तो फिर ये मज़ीद आएंगे। और जो हमने असेसमेंट की है, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, ये बड़े रिच लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम डू नॉट डिजर्व एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। आपका जज्बा काबिल तहसीन है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, तो उन जगहों पे हेल्प कीजिए कि जहाँ पे लोग ज़रूरतमंद हैं।
और वो चैरिटीज़ में जाएँ, वहाँ पे दें। इनको ना दें, इनको ना इनकरेज करें, इसलिए कि ये बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया है। जो ट्रांसजेंडर्स थे उनको फिर हमने अल्टरनेट मुहैया किया कि उनको स्टॉल्स देना शुरू कर दिए, कुछ को नौकरियां दी। एक ट्रांसजेंडर्स का मदरसा भी हमने इस्लामाबाद में बना लिया ताकि वो वहाँ पे शिफ्ट हो। तो इस मैसिव एक्शन के बाद फिर हमने जो प्रोफेशनल बैगर्स थे उनमें से 2-2 हज़ार बंदे पकड़े। पुलिस में जो इनके सहूलतकार थे वो 3 बंदे थे, उनको मुअत्तल किया और एक मैसिव कैंपेन अब हमने लॉन्च की हुई है। और उम्मीद है कि अगर ये कैंपेन सस्टेन कर जाए 2 महीने तक, 3 महीने तक ये कैंपेन सस्टेन रहे तो फिर ये लोग इधर आना बंद हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि जब तक हम सड़क पर खड़े हुए सिग्नल्स पर आप लोगों को पैसे देते रहेंगे तब तक ये लोग आते रहेंगे, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई की बात होती है। अगर पैसे मिल रहे हैं तो लोग आते रहेंगे और उनको लोअर अमला भी उनके साथ कभी मिल जाता है, कभी ट्रैफिक वाले, कभी पुलिस वाले उनके साथ मिलते रहेंगे। तो जब तक आप इस प्रैक्टिस को नहीं रोकेंगे, इसलिए हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि आवाम ने अगर चैरिटी करनी है, फिलैंथ्रपी करनी है तो वो यहाँ ईदी सेंटर चले जाएँ, शौकत खाना में चले जाएँ, हस्पतालों में जाएँ। सड़कों पे खड़े हुए लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के अंदर जो इनकी कमर है वो तो हम तोड़ चुके हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर तो अभी हम इनको कम्प्लीटली कंट्रोल कर चुके हुए हैं। बाकी इक्का दुक्का आगे पीछे से आते रहते हैं, छोटे मोटे, कभी आ गए, कभी चले गए, फिर आ गए, शाम को आ गए, पुलिस का नाका चला गया तो फिर वापस आ गए। वो चलती रहती है, एक हाइड एंड सीक चलती रहती है, लेकिन 90% हम इनकी कमर तोड़ चुके हैं। देखें, सारा है तो ये इकानमी का खेल है। तो हमने जब एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें इनकी इकानमी ख़राब करनी चाहिए, कि इनके पैसे अगर कोर्ट्स में और कचहरियों में ज़्यादा लगेंगे और यानी हम ऐसी दफ़ात हमने अभी अपने लॉ डिपार्टमेंट से पूछ के लगाई कि ताकि इनकी एक तो बेल ना हो, और अगर बेल होम मिले भी तो उसके लिए टाइम लगे, तो उसमें हमें कामयाबी हुई है। अब इनके जो ज़्यादा अखराजात जब इन्होंने देखा है कि वो अदालतों में आएंगे और कचहरियों में आएंगे, तो इन्होंने फिर इस चीज़ से तौबा करने की अब शुरू कर दी है। तो हम इसको, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको करते रहेंगे और इस पे चेक रखेंगे कि ये दोबारा सड़कों पे ना कब्ज़ा कर सकें। देखें, हमें जो इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो है वो एवरेज दिन के 800 से लेके 1000 रुपये तक वो कमाता है। अब इनके बच्चे भी काफ़ी तादाद में हैं, तो 5-5 बच्चे हैं। तो ये सारा इकॉनमी का खेल है। ये ख़ुद नहीं आते, बच्चों को और औरतों को बेचते हैं। जो औरतें घरों में मजबूर होती हैं वो नहीं आ सकती अपने ज़चगी की वजह से, छोटे बच्चों की वजह से, या उनके बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको वो पाल रही हैं, तो वो अपने जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं वो दूसरी औरतों को किराए पे दे देती हैं, और वो उनको जो ये खांसी वाली सिरप वगैरह पिला के, तो आपने देखा होगा कि जिस चौराहे में भी वो ये औरतें मांग रही होती हैं तो वो बच्चा हमेशा सोया हुआ होता है। तो इस कार्रवाई में वो सब लोग अभी धर लिए गए हैं। जब उनको ये मैसेज मिल गया है कि इस दफ़ा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो सीरियस हैं और जो दफ़ात जो लगाई गई हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, और हम जब भी करेंगे तो वालिदैन के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो अब उससे वो पीछे हट रहे हैं। हमने एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं CDA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, जिसमें तमाम शहर के चौराहों पे हम बोर्ड्स लगा रहे हैं कि जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस दर्ज होंगे और लोग उनको पढ़ेंगे। जब भी सिग्नल पे खड़े होंगे तो उनको नज़र आएगा, और कि इनको डिस्करेज करें, कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि ये लोग डिज़र्विंग नहीं हैं, ये लोग हमारी चैरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये मखसूस लोग हैं, इनकी तादाद 1000 से ज़्यादा नहीं है। बच्चों, औरतों और मर्दों को मिला के ये 1000 के करीब लोग हैं। तो मतलब इनको हम डिस्करेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन जगहों पे जाके चैरिटी हमें वहाँ देनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है। हर जगह पे हमारे नीडी लोग मौजूद हैं, लेकिन जब सड़कों पे ये खड़े होकर इनाय करते हैं तो बाज़ लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए भी इनको पैसे दे देते हैं। तो इनको डिस्करेज करें। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लाम में गदागरी की सख्ती से हौसला शिकनी की गई है। मजहब इस्लाम में गदागरी को एक लानत तस्वर किया जाता है। बिला जरूरत माल हासिल करने के लिए सवाल करना या इसी को अपना पेशा बना लेना नाजायज और हराम करार दिया गया है। देखें, इस्लाम ने कभी भी सवाल करना और हाथ फैलाना इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। इस्लाम ने हमेशा मजम्मत की है ऐसे अमल की, क्योंकि इससे बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़ेह हदीस में फरमाया
कि सिर्फ 3 किस्म के लोग हैं जो सवाल कर सकते हैं, वरना किसी को हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं है। और सबसे पहले फरमाया कि वो शख्स जो किसी की चट्टी या किसी की ज़मानत उठाता है और जिसकी उसने ज़मानत उठाई वो बंदा भाग गया, निकल गया, तो अब इसके ज़िम्मे है कि वो उसकी ज़मानत अदा करे। तो जब तक इसको वो बंदा नहीं मिल जाता या वो ज़मानत नहीं मिल जाती, उस वक्त तक इसके लिए जायज़ है कि किसी से सवाल कर ले और अपनी वो ज़मानत अदा कर दे। दूसरा, वो शख्स के जिसको सवाल करने की इजाज़त दी गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसके माल पर कोई आफत आ गई और उसका माल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो सवाल करे यहाँ तक कि उसके पास इतना माल आ जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और तीसरा, वो शख्स जिसको हाथ फैलाने की इजाज़त दी, वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में फाका आ जाए, तो फिर मुआशरे के, कम्युनिटी के, महल्ले के 3 ज़िम्मेदार लोग खड़े होकर उसकी गवाही दें और फिर वो सवाल कर सकता है यहाँ तक कि उसके पास इतना कुछ आ जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा और मामलात को चला सके। यानी ये जिसके घर में फाका आया है, इसके फाके की गवाही देने के लिए भी 3 कोई ज़िम्मेदार लोग खड़े होंगे तो वो सवाल कर सकेगा। तो ये 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें सवाल करने की या हाथ फैलाने की इजाज़त है। हमारे यहाँ ये जो गदागरी और सवाल करना और इशारों पर लाइनों के साथ लग जाना और जो है वो जाली मरीज़ और जाली माजूर बन जाना और जगह जगह हम देखते हैं जिससे हमारे मुआशरे की एक नेगेटिविटी सामने आती है, ये शरीयत ने ना इसकी कहीं इजाज़त दी है, ना ही इस्लाम कभी इसको अप्रिशिएट करता है, बल्कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रोके ताकि जो माल है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके। हुकाम की जानिब से इस जिम्मेदारी को तस्लीम करते हुए इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने का अज़म किया गया है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, मगर आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हम जो इस पर ज़्यादा अच्छा काम करें वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का क़याम कर दिया है। वो इस्लामाबाद में नहीं थी, पंजाब में तो थी, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास इस टाइम सेंटर्स नहीं है। तो हुमक के अंदर इस्लामाबाद में पहली दफ़ा एक सेंटर जो है वो अब उसकी बिल्डिंग वगैरह खड़ी होगी, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स वगैरह भर्ती की जा रही है जो कि बाकायदा इस तरह के केसेस को डील करेगी, ताकि ये जो लॉन्ग टर्म बैगिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, हम उनको इस शिकंजे से निकाल सकें। तो फ़िलहाल तो उसके ऊपर ये इनिशिएटिव है। बाकी तो ये इकॉनमी रिलेटेड होते हैं। जब इकॉनमी चलना शुरू होती है तो लोग फिर उस तरफ चले जाते हैं, मजदूरियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। कोरोना के ज़माने में ज़ाहिर बात है क्योंकि उस तरह सख्ती थी, थोड़ा बहुत काम कम हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी थोड़ी सी स्लो हो गई, जिसकी वजह से ये लोग इस तरफ आए। बाकी आपको पता है कि हमने तो अब पनाहगाहें 5 पनाहगाहें हमारी चल रही हैं, उसके अंदर इनको रहने का भी मिलता है, खाना भी 3 टाइम का मिल रहा है। तो उस टाइम पर उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बेकारी होने की ज़रूरत नहीं है। रियासत के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम एक एज अ नेशन ऐसे इदारे डेवलप करें कि जो भी ज़रूरतमंद है वो अपने कवायफ आकर और अपनी चीज़ें वहाँ आकर एडमिट करवाए और उसके मुताबिक उसको रिलीफ दिया जाए और मुस्तहिक लोगों तक ये माल पहुँचे। और ये सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और ऐसा किया जाता है। हमारे यहाँ भी इस सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है। गदागरी किसी भी मुआशरे का एक नासूर है जिससे काम चोरी को हवा मिलती है और हकीकी मुस्तहिक अफराद इमदाद से महरूम रह जाते हैं। हुकाम की तमाम कोशिशों के बावजूद इस लानत को ख़त्म करने में मुश्किलात का सामना रहता है और पेशावर भिखारी हर जगह सवाल करते नजर आते हैं। इसलिए इस नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के साथ साथ आवाम भी किरदार अदा करें, तभी इसका जड़ से खात्मा मुमकिन बनाया जा सकता है। नाज़रीन, नौसरबाज भिखारियों की शामत कैसे आई ये तो आपने देख लिया। अब आपको दास्तान दिखाते हैं एक ऐसे ख़तरनाक गिरोह की जो दूसरों की मदद का ड्रामा नचाकर इनको कंगाल कर देता है। ये गिरोह कैसे काम करता है, आइए आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस को एक बुजुर्ग खातून की दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें पुलिस को बताया गया कि चकवाल से इस्लामाबाद आते हुए एक जोड़े को फैजाबाद से G9 आते हुए लिफ्ट देने के बहाने एक खूबसूरत गाड़ी में बैठे 2 मर्द और 2 खवातीन ने लाखों रुपए से महरूम कर दिया।
अभी तलाश जारी ही थी कि थाना सब्जी मंडी के बाद कराची कंपनी में भी इसी नौइयत का एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें खातून अपनी पोती के साथ बाजार से घर जा रही थी कि इतने में एक लग्जरी गाड़ी इनके पास आकर रुकी, जिसमें 2 खवातीन और 2 मर्दों ने गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और इनके हाथ और कानों से लाखों रुपए मालियत का जेवर उतारा और इन्हें वीराने में उतार कर वही धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। एक ही महीने में एक ही नौइयत के 2 वाकयात ने पुलिस की नींदें उड़ाकर रख दी थी। मामला सुलझता हुआ नजर न आया तो मुकदमा सीआईए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये ग्रुप था इंतहाई खतरनाक साहिवाल गैंग। सीआईए पुलिस ने मुख्तलिफ जामियों से तहकीकात का आगाज किया तो केस की गुत्थी सुलझती चली गई और इस लूट मार वाले गिरोह का पता चल गया। सुराग लगाया गया तो पता चला कि ये मशहूर साहिवाल डकैत गैंग है। शुरू में वारदात हुई थी, इसको हमने सीसीटीवी वीडियो जो सेफ सिटी कैमरे है उससे हमने टेस्ट किया था। ये बेसिकली साहिवाल के रहने वाले हैं। हमें वहाँ तक रेकी भी करनी पड़ी, अप्रोच भी करनी पड़ी। उसके बाद फिर जाके हमने इनको गिरफ़्तार किया फ़ोन रिकॉर्ड के ज़रिए। तो इनमें जैमर लगे थे गाड़ी में, उसमें काफ़ी सारे हमें मदद मिल गई। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया तो ये इंकशाफ सामने आया कि इस गिरोह में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं जो मसरूफ शाहराहों पर अपने शिकार की ताक में रहते हैं। सीआईए पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तमाम अरकान इंतहाई शातिर हैं जो अपनी वारदात के लिए इन जगहों और लोगों का इंतखाब करते हैं जिनसे मज़ाहमत का इम्कान कम ही हो। इनका तरीका वारदात यह था कि ये अक्सर इस्लामाबाद के जितने बड़े बस स्टॉप हैं, बड़े बड़े जिस तरह खन्ना पुल का जो मेन शाहराह पे है, जीटी रोड हो गई, रवात हो गया, गुजर खान, बड़े बड़े जीटी रोड के जितने बड़े स्टॉप है, बस स्टॉप, वहाँ पे ये लोग खड़े होते थे। इनकी एक लेडीज़ होती थी, एक जेंट्स होता था साथ। तो जो भी एक खातून अकेली बुज़ुर्ग औरत होती थी, यंग लड़की को ये नहीं टच करते थे, वो इनके साथ नहीं बैठती थी। बुज़ुर्ग औरत को ज़्यादातर टारगेट करते थे, उनको ये कहते थे कि बाजी आपने कहाँ जाना? उन्होंने कहा मैं तो जाना है कराची कंपनी, मैंने भी कराची कंपनी जाना। तो इस पे वो इनकी बातों में आ जाती थी। तो वो फिर कहती मेरी गाड़ी आ रही है, मेरा भाई आ रहा है, तो आप हम इकट्ठे चल जाते हैं, आपने अगर टैक्सी ना कराएं। तो वो लालच में आ जाते या औरत होने के नाते वो उनकी बातों में फंस जाते थे। तो वो फिर साथ बिठा लेते थे। ऑलरेडी इनकी गाड़ी में जो आती थी इनके, वो इनके नज़दीक ही होती थी गाड़ी, तो उनके साथ एक बंदा भी होता था, एक लेडीज़ बैठी होती, ताकि ये जो लेडीज़ अंदर बैठेगी तो मुतमिन हो जाएगी कि इसमें लेडीज़ है, तो वो बैठने में उनको हिचकिचाहट नहीं होती थी। गैंग जो है एक फैमिली की हैसियत अख्तियार करके कोई गाड़ी अपनी ये हायर करते हैं और उस गाड़ी में ज़्यादातर ये जीटी रोड जो मेन शाहराहें हैं उनके ऊपर ये ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जहाँ कहीं इन्हें कोई अकेली ख़ास तौर पे थोड़ी एजेड खातून नज़र आती है या जैसे भी कुछ किस्म का इनको आदमी, ज़्यादातर ये औरतों के साथ ही करते हैं, तो लिफ्ट के बहाने उनके पास जाना, उनको बातों में लगाना, उनको गाड़ी में लिफ्ट के बहाने बिठा लेते हैं। गाड़ी की अगली सीट पर ये 2 मर्द ही बैठे रहते हैं और पिछली सीट पर अपने शिकार के दाएं बाएं ये खवातीन बैठ जाती हैं और गाड़ी चल पड़ती है उस मंजिल की तरफ जिसका इन्होंने अपने शिकार को यकीन दिलाया होता है। मुसाफिर को फंसाने के लिए शमीम या सलमा लिफ्ट के लिए राजी करते हैं, जबकि सज्जाद और करामत अगली सीटों पर ही रहते हैं। पिछली सीट पर अपने शिकार को बिठाकर शमीम और सलमा दाएं बाएं बैठ जाती हैं। तो जो ही बैठते थे, ब्लैक शीशे होते थे इनके, गाड़ी की टेप ऊंची कर लेते थे और ये फिर उनको हरासा करना शुरू कर देते थे। गन पैंट पे पिस्टल निकाल लेते थे कि आपके पास जो भी जेवर है पैसे निकाल दो फौरी। तो ये फिर उस अकेली औरत ने, उसने डरना ही होता था, खौफजदा की वजह से फिर उसने सारी चीज़ें, बाज़ का तो ऐसी औरतें खुद उतार देती हैं, बाज़ का तो ऐसी औरतें छोड़ डालती हैं, जेवरात के मामले में नहीं वो फौरी उनको देती। तो उसलिए फिर वो इनको गन पैंट पे उनको मारते भी थे, उनको ज़ोदको भी करते थे। उसके बाद फिर वो इनके पास कटर होते हैं जो ऑलरेडी इनके पास ऑलरेडी पहले गाड़ी में पड़े होते थे। कटर से फिर कानों की जो बालियाँ उनको उतारते थे, फिर चूड़ियाँ उतारते ताकि टाइम कम इनका लगे। थोड़ी दूर आगे तक जाके अगर उनका कोई पर्स है तो उसमें से चीज़ें निकाल लेंगे, या अगर उन्होंने कोई सोना वोना पहना हुआ है तो वो उसको उतार के तो किसी वीरान जगह पे उन ख़वातीन को उतार के तो ये चलते बनते हैं। सीआईए पुलिस का कहना है कि तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि इस नौइयत की कई वारदातों को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि लुटने वाले मुसाफिर को आम तौर पर अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है या इस गिरोह की धमकियों के दबाव में आकर कार्रवाई से ही गुरेज किया जाता है। इसीलिए खामोशी से ही जो हुआ इसे तस्लीम कर लिया जाता है। ये एक साइलेंट क्राइम कह लें, इसके ऊपर तवज्जो बहुत कम
दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। लोग भी इसके ऊपर इतनी पैरवी नहीं करते कि वो एक मुसाफिर होते हैं, वो अगर गुजर खां किसी ने लाहौर जाना, उसका वारदात होता है, उसने जाके लाहौर जाके किसी को बताना तो उसका क्राइम तो ख़त्म हो गया। अगर तो उसी टाइम ही उस पर कोई एक्शन हो जाए, उसके ऊपर FIR हो जाए, तो फिर उस पर वर्क भी हो जाए। तो इसलिए फिर वो जो अनजान लोग होते हैं, मुसाफिर लोग होते हैं, वो फिर FIR कराने भी स्टार्ट करते हैं। वो अपनी परेशानी को लेकर अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें कम इल्मी कह लें आप, ख़ास तौर पे हमारी वो ख़वातीन जो देहाती पस मंज़र की होती हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल तो खैर हमारे माशरे में ये काफ़ी हद तक ये चीज़ आ गई है कि बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, वो नॉर्मली अगर किसी को नहीं जानती तो किसी की गाड़ी में नॉर्मली लोग नहीं बैठते। लेकिन ये जब एक ऐसा अमल है कि जिसमें हमदर्दी का अंसर भी होता है और बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे मौसम की सख्ती होती है, उसमें जब कोई आपको एक फ़ैमिली की हैसियत से जब कोई लिफ्ट देने की कोशिश करता है तो वो बेचारे उनके इन बातों में आके तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो नॉर्मली रिक्वेस्ट यही है तमाम शहरियों से कि जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं तो बराए मेहरबानी, चाहे जो भी बड़ी गाड़ी हो, छोटी हो, जो भी हो, जब आपको कोई ज़बरदस्ती बैठाना चाहे तो ऐसी गाड़ियों में ना बैठें। CIA पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर साहिवाल ग्रुप का कोई और भी निशाना बना है तो राब्ता जरूर करें ताकि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बात मुश्तरक है कि शहरी जब भी किसी पर बगैर किसी एहतियात और गौर व फिक्र के एतमाद कर लेते हैं तो भिखारी माफिया और ख़तरनाक साहिवाल गैंग जैसे पेशावर मुजरिमों का हौसला बढ़ता है। तो एहतिमाद करें, लेकिन बहुत सोच समझ कर। नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे कोई वाक़यात हों तो हमसे शेयर कीजिए ज़रूर, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाकर हम इस मुआशरे को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।